हम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने KPO वर्सेस BPO का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्कोप ऑफ KPO इन द इंडियन इंडस्ट्री, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द KPO इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो KPO इंडस्ट्री का इंडिया में क्या स्कोप है इसका हमें डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन में। So outsourcing refers to a business restructuring or changes in the current business practices that shifts the operation or process previously performed within the company to the outside entity and independent third party। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग है और चेंजेस मेड इन द बिजनेस प्रैक्टिस है। ठीक है, जिसमें जो ऑपरेशन प्रीवियसली जो इंडस्ट्री में परफॉर्म हो रहे थे वो सारे प्रोसेस यहाँ पे थर्ड पार्टी एंटिटी को यानी थर्ड पार्टी कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज़ सिंपली रेफर एज अ आउटसोर्सिंग। सो वन रिजल्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग इज़ दैट लोकस ऑफ वर्क शिफ्ट्स एंड एसोसिएटेड जॉब माइग्रेट आउटसाइड द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग है, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो इन दैट द वर्क विल बी शिफ्टेड to the third party company and also jobs are migrated outside the organization to the third party company which is the outsource company. So for both the firm, the government or outsourcing or the contracting out shifts the job among the employers। तो इस तरह से जो दोनों फर्म से जिस कंपनी ने आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो जिसमें आउटसोर्सिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है, सो इन दैट the jobs will be shipped amongst the employers of the organization or company, but it is not necessary to reduce the number of jobs। So knowledge process outsourcing, that is KPO, is the higher end version of outsourcing of the business process that require the significant domain expertise। So with the evolution and maturity of companies, outsourcing strategies, business are moving towards the outsourcing high-end process such as legal processes, market research and analytics, engineering processes, design and product development। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो मैच्योर कंपनी दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है, वो उनके जो प्रोजेक्ट्स है ये यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो इन दैट देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस आर डन इन दिस आउटसोर्सिंग। इट कंटेन्स द लीगल प्रोसेस, मार्केट रिसर्च हो सकता है उसमें, जो भी इंजीनियरिंग प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये सारी जो प्रोसेसेस है ये थर्ड पार्टी यहाँ पे कंपनी की तरफ से परफॉर्म करेंगी एज अ आउटसोर्सिंग, दैट इज़ अ KPO। सो इन इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर द कंपनीज वांटिंग टू आउटसोर्स देयर बिजनेस, नॉलेज, रिसर्च, लीगल एंड रिलेटेड हाई एंड प्रोसेस। ठीक है, तो इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस है, ठीक है, जिसमें आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ। ठीक है, सो दैट आर रिलेटेड टू द बिजनेस, नॉलेज, रिसर्च, लीगल एक्टिविटीज़। सो डिफरेंट प्रोसेसेस आर डन इन द आउटसोर्सिंग। सो दिस इज़ नॉट ओनली द बूस्ट एक्सपोर्ट्स बट इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड क्रिएट्स द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़, सो बट ऑल्सो इंक्रीजेज द टैक्स रेवेन्यूज़। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू आउटसोर्सिंग। ऑल्सो द जॉब्स आर क्रिएटेड, मीन्स सिंपली एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड एंड देर इज इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू इन द नेशन ड्यू टू दिस आउटसोर्सिंग। सो द कंपनीज involved in the outsourcing activities tends to earn a huge profit out of this and thus are in the position to offer their employees a good and competitive pay package। तो इस तरह से जो भी कंपनीज़ यहाँ आउटसोर्सिंग में का सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो दे अर्न अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम द दिस आउटसोर्सिंग एंड दे ऑफर द गुड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़ along with the many attractive employees benefits also। So companies outsource work to a KPO vendor can help to save up to the 32% on the revenues, assuming that profit margin remains the constant। So in Indian KPO service industry, it is estimated to be around $5.7 billion currently and
ग्रो अप टू द 15 to 17% इन रिसेंट पास्ट। तो इस तरह से KPO सर्विस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में, उस इंडस्ट्री का टोटल जो रेवेन्यू है वो 5.7 बिलियन US डॉलर है करंटली, एंड वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है ईयरली 15 to 17%, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट। सो द इंडियन KPO प्रोवाइडर्स ऑफर द range of solution to diverse industry segment such as fast moving consumer good, that is FMCG, engineering, automobile, telecom, research and development, banking and financial services, insurance, ठीक है। तो इस तरह से KPO में जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड किया जाता है, तो जिसमें इंडस्ट्री के जो सेगमेंट्स है, जिसमें इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब जो इंडस्ट्री सेगमेंट्स है, दीज आर इंक्लूडेड इन इट। So in the coming years, the volume and complexity of work being outsourced to the Indian KPO is expected to increase tremendously, ठीक है। तो आने वाले कुछ सालों में जो KPO इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, ठीक है, जो कि आउटसोर्सिंग का है, ठीक है, तो वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज होगा। सो ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मेंशन, सो एनालिसिस पुट द कॉस्ट एडवांटेज एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइव्स ऑफ KPO बिजनेस। सो अनदर क्रिटिकल ड्राइवर इज द prevailing the shortage of skilled man resources, so in development countries like USA and European countries. So higher education, degree and experience within the sector most often becomes the prerequisite to getting employed with the KPO company. तो KPO कंपनी में, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे स्किल पर्सन की है इन द सेम सेक्टर। सो हाउएवर दिस नॉलेज प्रोफेशनल often lack the inclination towards the continuous learning and understanding the dynamic nature of the profession. So furthermore, continuous training of business related skill is essential in the outsourcing service sector. तो यहाँ पे जो मैन पावर यूज़ होगा KPO में, ठीक है, एज आउटसोर्सिंग, तो इस सेक्टर में जो स्किल पर्सन है, ठीक है, तो या जो पर्सन्स न्यू है, ठीक है, सो training will be provided to that persons continuously. So this is because unlike the BPO industry which is a process oriented, तो जैसे हमने स्टडी किया कि BPO जो इंडस्ट्री है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, बट KPO इज इंडस्ट्री इज टोटली डिपेंड ऑन द नॉलेज। सो द KPO मार्केट डिमांड्स द प्रोफेशनल विद द डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल। तो KPO इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो बेस है मेनली नॉलेज पे ऊपर, ठीक है। सो this knowledge demands the professional or skilled professionals, they are doing the decision making, problem solving skill and the analytic skill. These are the requirements in the KPO industry. Some of the other challenges faced within the KPO sector is the continuously improving the quality standard, further investment towards the KPO infrastructure, requirements of higher level of control एंड द एनहांसमेंट इन द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो KPO इंडस्ट्री सेक्टर में जो चैलेंजेस है, जिसमें कंटिन्यूसली जो बिज़नेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है इन द KPO इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर लेवल कंट्रोल्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दीज आर द सम चैलेंजेस इन द दिस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। सो विद इट्स फायर पावर ऑफ इंजीनियर्स, CA, doctor, MBA, lawyers, research analysts, scientific research and PhDs. So India is well positioned to address the global KPO need. So in the future, it is envisaged that KPO has a high potential as it does not restricted only the regarding the IT, that is information technology or ITS sector, and includes the other sector like intellectual property related services, business research and analytics, legal research, क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिशिंग, मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से जो KPO इंडस्ट्री है वो सिर्फ IT एंड ITS सेक्टर्स में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो अलग अलग सेक्टर्स है जैसे बिजनेस रिसर्च एंड एनालिटिक्स, लीगल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिशिंग, मार्केट रिसर्च, ये अलग अलग सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे एज अ आउटसोर्सिंग। सो KPO इंडस्ट्री इज़ हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर इन द इंडिया. So there is a still need to address many issues and challenges which restricts the healthy development of this industry. So effort should be made to giving the appropriate training to the employees of this industry as well as to develop a sound and healthy environment which do not have a much detrimental
effect on the lifestyle of the employees. So this is the different topics related to the KPO industry in India. The next topic of syllabus is the challenges of KPOs. ठीक है, तो KPOs इंडस्ट्री के challenges जो है उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है. So the recent recession has affected many industries including the KPO and BPOs. So revenue have been dropped to an all time level. ठीक है, तो रेसेशन की वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे मैन पावर कटिंग भी होगा KPO एंड BPO सेक्टर्स में. ठीक है, सो KPO इंडस्ट्री इज़ अ maturing age, so it needs to read out the research and analytical skill and offer the exclusive solution for diverse industries such as the pharmaceutical, legal management, clinical management, etc. So in recent time there is a deep in the availability of expert researchers who are being with the right skill for delivering the quality research. So the BPO and KPO industry needs to understand the customer behavior and create the new approach to fulfill the increasing demands of customer all over the globe. तो इस तरह से BPO एंड KPO इंडस्ट्री में जो कस्टमर का बिहेवियर एंड कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के कस्टमर के जो डिमांड्स है, ठीक है, उसको फुलफिल करना एक ये चैलेंज है. ठीक है, सो इन एडिशन टू दिस KPO कंपनीज मस्ट डेवलप अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग टूल्स टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट डेटा. ठीक है, तो इसी के साथ जो नेक्स्ट चैलेंज है, KPO कंपनीज़ में जो भी कस्टमर का डेटा यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, सो दैट डेटा विल बी अ सिक्योर वन. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन चैलेंज इन द KPO. Also the extensive investments are in being made in the areas of infrastructure, buying the business analytic tools and technology in the data security. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यूज़ होगा KPO इंडस्ट्री में. ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एनालिटिकल टूल्स बाय करने के लिए, टेक्नोलॉजी, डेटा सिक्योरिटी के लिए. ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूज़ होगा KPO इंडस्ट्री में. सो द फाइनेंशियल क्राइसिस हैज़ अफेक्टेड बोथ KPO एंड BPO industry, so it has been downside in achieving the higher revenues. So these are the challenges regarding the KPO industry. The next topic of syllabus is the scope of business opportunities and the potential in the KPO in India. ठीक है, तो KPO का जो स्कोप है, ठीक है, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल है, ठीक है, इन इंडिया, सो दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस सेक्शन. So KPO undoubtedly makes a sharp break from the conventional type of work one would normally associate with the outsourcing. So despite the KPO sector is being a comparative newcomers on the outsourcing scene, so it has thus far been highly successful. ठीक है, तो इस तरह से जो KPO सेक्टर है वो अनडाउटली एक शार्प ब्रेक है कन्वेंशनल टाइप्स का जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग. So in KPO it is mainly based on the knowledge sector, ठीक है, that is a IT and ITS sectors. So the KPO sector is the set of witness considerable growth in the coming years. So the potential of KPO is undoubtedly a groundbreaking, and it's certain that where the outsourcing was previously reversed for all the call centers and programming. So here are some organizations data will be given regarding the future of or scope of the KPO industry. So the first organization is the National Association of Software and Services Companies Study Report, that is NASSCOM. So according to publish the report of National Association of Software and Service Companies, the chamber that serves as an interface to the Indian software industry, India will capture more than 75% of the KPO sector बाय 2018. ठीक है, तो जो NASSCOM एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे डिनोट किया गया कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 75% जो है टोटल स्टेक वो KPO सेक्टर का होगा 2018 तक. सो अपार्ट फ्रॉम द इंडियन कंट्रीज सच एज रशिया, चाइना, ठीक है, आयरलैंड, इजराइल आर आल्सो द एक्सपेक्टेड टू जॉइन द KPO इंडस्ट्री. ठीक है, तो इंडिया के साथ जो अदर कंट्रीज़ है, रशिया, चाइना, ठीक है, इजराइल, ये भी KPO इंडस्ट्री में
ज्वाइन होंगे। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोजेक्शंस है। सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी एंड आउटसोर्सिंग कंपनी हैविंग सर्विस चार्ट फॉर ग्लोबल वर्ल्ड, सो ग्लोबल केपीओ मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एंड क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज CAGR एट अ 46%। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो KPO मार्केट है, ठीक है, मीन्स टोटल वर्ल्ड में जितने KPO कंपनीज वर्क करती है एज अ आउटसोर्सिंग, तो उसका जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, वो 46% का है। सो इंडिया स्टिल मेंटेन्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली क्वालिटी मैन पावर। ठीक है, तो इंडिया में भी कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मैन पावर प्रोवाइड हो सकता है KPO सेक्टर में। थर्ड वन इज द एक्सपांशन इन एरियाज। सो अनदर स्टडी ऑफ knowledge process outsourcing, that is KPO sector, shows a huge supply gap that threatens the cripple its growth. So in future it is envisaged that KPO is a high potential as it does not restricted only to the IT and ITS sector but including the other sectors also। ठीक है, तो KPO जो सेक्टर है, ठीक है, आउटसोर्सिंग का, वो सिर्फ IT एंड ITS सेक्टर्स तक यहाँ तक सीमित नहीं है। ठीक है, जिसमें और भी सेक्टर इंक्लूड हो सकते हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है। ठीक है, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च है, पब्लिशिंग है, मार्केट रिसर्च है, डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ऑल दिस सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द KPO। देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द BPO KPO प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमें BPO एंड KPO के जो प्रोसेस है उसका स्टडी करना है। So as the name indicates, business process outsourcing means that business process is tasked to the external contractor who is then charged with the various aspect of the business process। ठीक है, तो BPO जो एक business process outsourcing है जिसमें business के जो processes है, ठीक है, कंपनी के, वो यहाँ पे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ आउटसोर्सिंग, एंड उसके रिगार्डिंग जो है वो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे कंपनी को चार्ज देना पड़ेगा for that business processing। So with the clear service level agreement will be formed between this company and the external contractor। तो external contractor and जो कंपनी आउटसोर्स करना चाहती है उनका प्रोसेस, ठीक है, इनमें एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट को यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहा जाता है। सो दस द आउटकम ओरिएंटेड मेट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर इन प्लेस। सो द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, some of them including the operational aspect, management responsibilities, control and reporting। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के वो यहाँ पे प्रोजेक्ट ले रहे हैं एज अ आउटसोर्सिंग, जिसमें अलग अलग प्रोसेस होंगी, जिसमें ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग इंक्लूडेड इन दैट। So traditionally a distinction has been made between the back office outsourcing and the front office outsourcing as you can read on the Wikipedia। ठीक है, तो ट्रेडिशनली यहाँ पे जो बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग है दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो एज सेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज इन इट्स अर्ली डेज मेनली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज चेंजिंग। ठीक है, तो BPO सेक्टर जो है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, दैट इज SCM, ठीक है, तो इस सेक्टर में मोस्टली यूज़ होता था। सो द बैक ऑफिस प्रोसेस एंड फ्रंट एंड प्रोसेस आर स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड इन ऑल द पॉसिबल सेंस। ठीक है, तो इस तरह से बैक ऑफिस प्रोसेस एंड जो फ्रंट एंड प्रोसेस है दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफन अबाउट कनेक्टिंग द वेरियस प्रोसेस, ऑटोमेशन देम एंड लीवरेजिंग द डेटा एंड IT सोर्सेज टू सर्व द कॉमन आउटकम। ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑटोमेटेड देम, सो इट गिव्स द कॉमन आउटकम फ्रॉम दैट। सो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग इज डिफाइंड एज द आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल प्रोसेस सच एज द डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में जो है वो यहाँ पे इंटरनल प्रोसेसेस जो रहेंगी कंपनी की, ठीक है, दैट इज़ द डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन और द
ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड रहेगा बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में। फ्रंट एंड प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग इज द कस्टमर फेसिंग वेयर कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस आर आउटसोर्स, दैट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट नोन एग्जांपल, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड प्रोसेसिंग है आउटसोर्सिंग का, जिसमें कस्टमर विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द कस्टमर केयर सेंटर्स, ठीक है। सो दैट इज़ द फ्रंट एंड प्रोसेस ऑफ द आउटसोर्सिंग। Then we'll see the what is meant by front office. So front office consists of tasks where the customer is in direct contact with the BPO service provider, ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे दे आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द BPO सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो जो कस्टमर्स होंगे कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, वो डायरेक्टली BPO सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्टैक्ट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ रियल इस्टेट कंपनी हैज़ द फ्रंट ऑफिस स्टाफ दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट द leads into the property buyers. So in telecommunication company, front facing staff work in retail environment to bring the customer into contact with the product or services offer. So the front facing staff deal with the customer daily in the sales and customer experience capacity. तो फ्रंट स्टाफ जो रहेगा, फ्रंट फेसिंग स्टाफ, वो यहाँ पे कस्टमर्स को डेली रिगार्डिंग द सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे फॉर्म करेगा या डील करेगा। देन विल सी द व्हाट इज मीन बाय बैक ऑफिस। सो बैक ऑफिस फंक्शन मीन वाइल डू नॉट हैव द कस्टमर फेसिंग एलिमेंट, ठीक है। तो बैक ऑफिस में यहाँ पे कस्टमर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एग्जीक्यूटिव्स, सो दे हैव टू बॉट एज अ प्लम्बिंग in a building, so they are essential to keep the business running smoothly. However, they are not the customer facing and do not make up a core of the company's business. So back office include the activities that do not directly encounter the customer nor generate the revenue for the company. So all the administrative clerical support functions are back office, ठीक है। तो बैक ऑफिस में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसमें कस्टमर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ कंपनी, क्लरिकल सपोर्ट फंक्शन, दैट इज़ द बैक ऑफिस एक्टिविटीज़। ऑल्सो द मैनेजिंग पेरोल, HR डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, IT, डेटा एंट्री, ठीक है, लीगल। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस डन इन टू द बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। देन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग प्रोसेस का डिटेल स्टडी करना है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल BPO. सो हॉरिजॉन्टल BPO इन्वॉल्व्स द फंक्शन दैट सेंटरिंग्स द आउटसोर्सिंग. सो द वेंडर स्पेशलाइज इन कैरिंग आउट द पर्टिकुलर फंक्शन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्री डोमेन. फॉर एग्जाम्पल, हॉरिजॉन्टल BPO आर आउटसोर्सिंग इन द प्रोक्यूरमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग, HR, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट एंड सिमिलर फंक्शन. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल BPO में जो सेक्टर्स या प्रोसेसेस इंक्लूडेड है, जिसमें प्रोक्यूरमेंट है, पेरोल ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, फैसिलिटी एंड सिमिलर फंक्शन जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल BPO में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जो भी वेंडर्स यहाँ पे आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से लेते फॉर BPO, सो दे आर एक्सपर्टाइज इन दिस डिफरेंट प्रोसेसिंग. Then we'll see the vertical BPO. So vertical BPO focus on providing the various functional services in limited number of industry domain. So it consists of healthcare, financial services, manufacturing and retail are the example of vertical BPO domain. तो इस तरह से vertical BPO जो है वो मेनली फोकस करता है अलग अलग फंक्शनल सर्विसेज पे, ठीक है, फॉर द लिमिटेड सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो वर्टिकल BPO जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्री डोमेन्स को ही यहाँ पे कैप्चर करता है, जिसमें हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल सर्विसेज. So this will end the unit 4 C part, that is KPO, knowledge process outsourcing. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. सो थैंक यू.